Hi everyone, welcome again to the official YouTube channel of Gyan Sagar Institute. In this video, we will solve previous year question paper of RMS 2020. तो इसमें first question है, the hearing range of human ear is 20 Hz to 20,000 Hz, less than 20 Hz, more than 20,000 Hz, 20 Hz to 25,000 Hz. तो इसमें से हमें human ear की जो range है वो हमें बतानी है. ह्यूमन ईयर की जो रेंज है वो हमें बतानी है. ऑप्शन में जो यूनिट लिखा है वो है हर्ट्ज, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है. तो ह्यूमन ईयर की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है हियरिंग की वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन. साउंड का जो पिच है वो किस चीज पे डिपेंड करता है. पिच का मतलब है कि साउंड का जो हायर जो वॉल्यूम है और जो लो वॉल्यूम है, ठीक है, वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा. फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड पे, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज. तो पिच ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे. थर्ड क्वेश्चन है, साउंड प्रोपेगेट मैक्सिमम इन. साउंड जो है वो सबसे ज्यादा कौन से मीडियम में स्प्रेड होता है. गैस, लिक्विड, सॉलिड और ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें से जो साउंड है वो सबसे ज्यादा प्रोपेगेट होगा सॉलिड मीडियम में, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही कंपैक्टली अरेंज होते हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड, और लिक्विड से भी कम होगा गैशियस में. तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो साउंड है वो प्रोपेगेट हो सकता है सॉलिड मीडियम के अंदर. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड. डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज है उसको हम कौन सी टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं. स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिसलेरेशन. तो इसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करता है, मतलब उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा और जो फाइनल पोजीशन है, उसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कवर करेगा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जो आंसर होगा वो है वेलोसिटी. स्पीड जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता. एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. और जो डिसलेरेशन है ये क्या होता है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है. नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है जो स्पीड को क्या कर देगा, स्लो कर देगा. सो क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनिट ऑफ प्रेशर इज. प्रेशर का इनमें से कौन सा यूनिट है. न्यूटन, पास्कल, डायन और जूल. तो यहाँ पे जो पास्कल है, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. ठीक है, न्यूटन और डायन दोनों ही किस चीज के यूनिट होते हैं, फोर्स के. ठीक है, डायन इज द यूनिट जो सीजीएस सिस्टम में होता है. ठीक है, और जूल जो है वो यूनिट होता है एनर्जी का. तो प्रेशर का यूनिट हमें बताना था, वो है पास्कल. Question number 6. The upward force exerted by the liquid displaced by the body when it is inside the liquid is called. ठीक है, अगर आपने किसी भी लिक्विड में किसी चीज लिक्विड को रखा है और वहां से वो डिस्प्लेस हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो उस अपवर्ड फोर्स को जो एक्सर्ट हो रहा है उस लिक्विड में कौन सी फोर्स एक्सर्ट हो रही है. ठीक है, बायोंट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इसमें जो फोर्स है अपवर्ड मूवमेंट, लिक्विड को जो डिस्प्लेस कर रहा है बॉडी को, ठीक है, लिक्विड के ही अंदर, उस फोर्स को बोलते हैं बायोंट फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है जो अर्थ की अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उसको अपने अंदर अपने टूवर्ड्स खींचने की, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. थर्ड आता है सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है वो फोर्सेस जो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करती हैं और ऑब्जेक्ट को सेंटर में लेके आने में हेल्प करती हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, ये दो तरह की हो सकती हैं, या तो रिपेलिंग होंगी या फिर अट्रैक्टिंग होंगी. ठीक है, अगर सेम चार्जेस आपस में क्लोज आते हैं तो वो रिपेल करेंगे, अगर वो अपोजिट हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 7. लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ. लाइट ईयर इनमें से किस चीज का यूनिट है. ठीक है, लाइट ईयर क्या होता है, जब लाइट जो है वो वैक्यूम में कितना डिस्टेंस कवर करती है 1 ईयर में, उसको बोलते हैं लाइट ईयर. ठीक है, तो टाइम, डिस्टेंस, लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, अभी मैंने बताया कि लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस को कवर करता है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, डिस्टेंस. ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड है उसको हम सी से डिनोट करते हैं. ठीक है, वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 8 है, लाइट ट्रेवल्स एट द फास्टेस्ट स्पीड इन. लाइट जो है वो इनमें से कौन से मीडियम में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पीड में ट्रेवल करता है. ग्लास, वाटर, हाइड्रोजन एंड वैक्यूम.
इसमें से ये तीनों ही चीज़ों में क्या है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैक्यूम जो है वो कैसा स्पेस होता है, ऐसा स्पेस जिसमें एयर प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो जिस जगह पे कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है वहां पे लाइट जो है वो सबसे फास्टेस्ट स्पीड में ट्रेवल करता है इन कंपैरिजन हाइड्रोजन, वाटर एंड ग्लास मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 9, सोलर एक्लिप्स विल टेक प्लेस व्हेन। सोलर एक्लिप्स कब होता है, ठीक है। सोलर एक्लिप्स होता है जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सन और अर्थ के बीच में जब मून प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। Question number 10. If the doors of a refrigerator are left open for a few hours, the room टेम्परेचर, अगर आप रेफ्रिजरेटर की डोर्स को कुछ टाइम तक खुला रखते हो तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, या फिर सेम रहेगा, ठीक है। या फिर डिक्रीज ओनली इन द एरिया ऑफ द विजिनिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर, या फिर रेफ्रिजरेटर का जो आसपास का एरिया है सिर्फ उसी में ही डिक्रीज होगा। तो अगर आप रेफ्रिजरेटर का फंक्शन आपको पता है, किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको वो ठंडा रखने में हेल्प करता है जो भी उसके अंदर है, ठीक है। लेकिन हीट को वो जो है वो एग्जर्ट करता है बाहर की तरफ कंप्रेसर की हेल्प से। तो अगर आप उसकी डोर को ओपन रखते हो तो अंदर की चीज़ों को तो वो कम ठंडा रखेगा, लेकिन बाहर के टेम्परेचर को वो बढ़ा देगा, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बी इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ रॉक इज ब्रॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून टू द अर्थ, देन अगर आप कोई रॉक को लेके आते हो मून से अर्थ के ऊपर तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। इट्स वेट विल चेंज बट नॉट इट्स मास, ठीक है। इसमें क्या होगा, उसका वेट जो है वो चेंज हो जाएगा लेकिन उसका मास सेम रहेगा, ठीक है। वेट चेंज क्यों होगा, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसका वेट जो है वो वहां पे ज्यादा होगा इन कंपैरिजन जब वो मून पे है। और दूसरी चीज यहाँ पे मास जो है जिस चीज से वो बना है वो उसका सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट enormous pressure on us but we do not feel it because एटमॉस्फेयर में जो गैसेस वगैरह प्रेजेंट है उनका एक बहुत ही प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, लेकिन हमें वो फील नहीं होता है, क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1। अब हमारी जो ब्लड प्रेशर है, हमारे बॉडी का जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसका प्रेशर स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर, इसलिए हमें वो प्रेशर फील नहीं हो पाता है, ठीक है। Question number 13. A man is standing on a boat in still water. If he walks towards the shore, the boat will. एक कोई मैन है, ठीक है, जो स्टैंडिंग है बोट पे स्टिल वाटर पे, जो पानी रुका हुआ है, ठीक है। इफ ही वॉक्स टुवर्ड्स द शोर, अगर वो किनारे की तरफ जाना शुरू करता है तो बोट जो है वो किस तरफ मूव करेगी, ठीक है। मूव टुवर्ड्स द शोर, मूव अवे फ्रॉम द शोर, रिमेन स्टेशनरी और सिंक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, मूव अवे फ्रॉम द शोर, ठीक है। क्यों, यहाँ पे जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है, कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। जब आप कोई भी प्रोसेस है उसका जो रिएक्शन होगा वो उसके एक्शन के अपोजिट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर व्हेन होल ऑफ द आइस मेल्ट, ठीक है। तो अगर एक पीस ऑफ आइस है जो बीकर के ऊपर फ्लोट कर रहा है तो उसका जो होल ऑफ आइस जब जब वो पूरी आइस जो है वो मेल्ट कर जाएगी तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। द लेवल ऑफ वाटर विल कम डाउन, वाटर का लेवल नीचे चला जाएगा। लेवल ऑफ वाटर विल गो अप, राइज हो जाएगा। वाटर ऑफ सॉरी द लेवल ऑफ वाटर विल फर्स्ट राइज देन फॉल, पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा। द लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन द सेम, या फिर जो लेवल ऑफ वाटर है वो सेम रहेगा, ठीक है। आपने एक बीकर में वाटर के अंदर आइस को रखा, ठीक है। आइस जब सॉलिड फॉर्म में था तब उसने सेम स्पेस को ऑक्यूपाई किया था, ठीक है। जब वो मेल्ट हो गया तब भी वो सेम स्पेस को ही ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, द लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन द सेम। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए मैन इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्स वेटलेसनेस बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो कोई भी मैन है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो वेटलेसनेस फील करता है बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ इज, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ की है वो क्या होती है, जीरो होती है। बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द मून, या फिर मून की जो अट्रैक्शन है उसको वो बैलेंस कर देता है। इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर जो सर्कुलर मोशन वाला फोर्स है उसके इक्वल होता है। या फिर नॉन इफेक्टिव ड्यू टू पर्टिकुलर डिजाइन ऑफ द सैटेलाइट, या फिर नॉन इफेक्टिव होता है क्योंकि जो सैटेलाइट का डिजाइन है वो अलग तरीके से होता है।
तो यहाँ पे जो वेटलेसनेस है वो किस तरीके से फील होता है, क्योंकि सैटेलाइट में या जो स्पेस है वहाँ पे ग्रेविटेशन नहीं होता है, इसकी वजह से वो इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स में, ठीक है, इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन नंबर 16 है साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द जेनेरिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द वेव। साउंड वेव्स जो है वो कैरेक्टराइज्ड बाय द जेनेरिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स, जो वेव्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन्हीं के साथ उसको मेजर किया जाता है, मतलब जेनेरिक प्रॉपर्टीज के साथ ही उसको रखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ वेव, इनमें से कौन सा है जो वेव की प्रॉपर्टी नहीं है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी और डिस्टेंस। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताता है, जो हाई और लो आपका रेंज होता है किसी चीज का, ठीक है। वेवलेंथ जो है दो वेव्स के बीच का जो लेंथ है वो आता है, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें जो है वो साउंड वेव या जनरल जो वेव्स होती हैं उससे रिलेटेड है, लेकिन डिस्टेंस इससे रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। Question number 17. What happens when a heavy object and a light object are allowed to fall from a certain height in a absence of air? क्या होगा अगर आप एक हैवी ऑब्जेक्ट और एक लाइट वेट ऑब्जेक्ट को फॉल करते हो हाइट से, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब है कौन सा मीडियम होगा? वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम मीडियम में आप एक हैवी और लाइट वेट ऑब्जेक्ट को फॉल कर रहे हो, ठीक है। तो हैवी ऑब्जेक्ट रीचेस द ग्राउंड लेटर देन द लाइटर ऑब्जेक्ट, हैवियर ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में गिरेगा लाइटर ऑब्जेक्ट से, या लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो रीचेस द ग्राउंड लेटर, बाद में गिरेगा हैवियर ऑब्जेक्ट से। बोथ हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में गिरेंगे, और नन ऑफ दीज, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है वैक्यूम मीडियम, ठीक है। वैक्यूम मीडियम मतलब जहाँ पे एयर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई भी पार्टिकल है जो उसको रोक सकता है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो दोनों ही हैवी एंड लाइट वेट जो ऑब्जेक्ट होंगे वो दोनों ही रीच करेंगे साइमल्टेनियसली, ठीक है, साथ के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? स्मूथनेस ऑफ सरफेस, इंक्लाइनेशन ऑफ सरफेस, रफनेस ऑफ सरफेस, और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये तीनों, सभी चीजों पे, तीनों चीजें जो दी गई हैं सभी पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्मूथनेस, जितना स्मूथ सरफेस होगा उतनी ही कम फ्रिक्शन होगी। इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन का मतलब है एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल जो है फ्रिक्शन का, फोर्स का, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है किस चीज पे? फ्रिक्शन पे। रफनेस ऑफ सरफेस, जितना रफ सरफेस होगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी, ठीक है। तो तीनों ही चीजें जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, आउट ऑफ दीज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर इज, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? सिंथेटिक फाइबर मतलब जो आर्टिफिशियल फाइबर है, नेचुरली नहीं मिलता है, आप उनको दो या तीन चीजों से मिला के नया जो फाइबर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसमें नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिएस्टर है और एक्राइलिक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नायलॉन जो पैराशूट्स वगैरह बनाने में यूज होता है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर है। क्वेश्चन नंबर 20, मटेरियल्स हैविंग क्वालिटीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर, कौन सा मटेरियल है जिसमें दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की जो क्वालिटीज है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आपको पता है मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी होते हैं, लस्चरस भी होते हैं, ठीक है। और ये तीनों ही नहीं होंगे, ठीक है, ना ही मैलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे, ना ही लस्चरस होंगे, ठीक है। तो मटेरियल्स हैविंग क्वालिटीज, इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसमें दोनों की क्वालिटीज हैं? फर्स्ट है एलॉयज। एलॉयज जो है वो मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का। मेटलॉइड्स जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मेटलॉइड्स में दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स भी की भी और नॉन मेटल्स की भी। थर्ड आती है नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स होते हैं जो कोरोजन के अगेंस्ट होते हैं, या रस्टिंग जिनमें नहीं होती, ठीक है, अगेंस्ट करोजन इनमें नहीं होगा, ठीक है। और सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन होता है मिक्सचर दो या दो से ज्यादा चीजों का, ठीक है। तो ये दो तरीके का हो सकता है, एक होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन और एक होता है हिट्रोजीनियस, ठीक है। अगर सेम चीजों को आपने डिसॉल्व किया है तो वो दो होमोजीनियस आएगा, अगर डिफरेंट चीजों को अगर आपने डिसॉल्व किया है तो वो हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर ऑफ चारकोल, पोटाशियम नाइट्रेट एंड सल्फर, इनमें से कौन सा है जो मिक्सचर है चारकोल का, पोटाशियम नाइट्रेट का एंड सल्फर का? प्रिंटिंग इंक,
ग्रेफाइट, गन पाउडर और सूट। तो ये जो तीनों चीजें हैं, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फर, ये मिक्सचर होता है गन पाउडर का, ठीक है। प्रिंटिंग इंक जो है ये टाइप ऑफ कोल का है, जिसमें लैम्प ब्लैक का हम यूज करते हैं, चारकोल का ही टाइप होता है। सेकंड है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो प्योरेस्ट या अमरफस फॉर्म आप बोल सकते हो कोल का। सूट जो है, जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो, जैसे कोल वगैरह हो गया, उसमें से जो छोटे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं उसको बोलते हैं सूट, ठीक है। लेकिन जो मिक्सचर तीनों का होगा वो कौन सा होगा? गन पाउडर। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन विच जोन ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। जब आप किसी कैंडल को बर्न करते हो, ठीक है, उसमें 3 तरह के जोन्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन कौन सा जोन है जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, 3 तरह के जोन है। सबसे अंदर वाला जोन होता है डार्क जोन। सेकेंड जोन होता है ल्यूमिनस जोन। और सबसे बाहर वाला होता है नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। डार्क जोन वो जोन है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो हमें क्या बताना था कि ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल इन डार्क जोन, ठीक है। ल्यूमिनस जोन वो है जहां पे आपको बर्निंग दिखाई देती है, ठीक है, ब्लू कलर की। और लास्ट वाला है बाहर वाला है नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है। Question number 23. Metals generally react with dilute acid to produce hydrogen gas. Which one of the following metal does not react with the dilute hydrochloric acid? ठीक है, metals जो है वो generally react करते हैं और डाइल्यूट एसिड्स के साथ और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस को, लेकिन इनमें से कौन सा मेटल है जो रिएक्ट नहीं करता है और HCl के साथ और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो मेटल्स हैं इनको डिवाइड किया जाता है इनकी जो हाइड्रोजन सीरीज है उसके बेसिस पे, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज जो है, हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज के अबव जो मेटल प्रेजेंट होंगे, अबव जितने भी मेटल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ, HCl के साथ, और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज के बिलो प्रेजेंट होंगे वो मेटल्स क्या होते हैं? वो जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ और हाइड्रोजन गैस का भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो इनमें से कौन सा होगा? कॉपर, ठीक है। कॉपर कौन सा मेटल है जो रिएक्ट नहीं करता है HCl के साथ? इसके अलावा जो मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम है, ये तीनों ही इसके हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर आते हैं, अब आते हैं, तो इसीलिए ये सारे रिएक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस को पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना डिफिकल्ट होता है। द डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस इज दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर द बर्निंग इन होम्स। नेचुरल गैस का डिसएडवांटेज ये है कि आप इसको डायरेक्टली नेचुरल जो होम्स हैं उसमें यूज नहीं कर सकते हो, घरों में, ठीक है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको अंडर हाई अंडर प्रेशर रखा जाता है, इसीलिए इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है। नेचुरल गैस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। इसका यूज पावर जनरेशन के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें से हमें कौन सा स्टेटमेंट बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है कि नेचुरल गैस जो है उसको हाई प्रेशर में रखा जाता है, इसीलिए उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो इसमें ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पाइप्स के थ्रू ही नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज नहीं है कि इसको डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है PNG की फॉर्म में, तो ये भी गलत है। लास्ट है नेचुरल गैस कैन नॉट बी यूज फॉर पावर जनरेशन, ये भी गलत है, इसका पावर जनरेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। Question number 25. If a person's cloth catch fire, the best way to extinguish the fire is to. अगर किसी पर्सन के जो कपड़े हैं उसमें आग लग चुकी है, ठीक है, कैच फायर, तो इसमें से कौन सा बेस्ट वे है जिससे आप उसको बुझा सकते हो, एक्सटिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट है थ्रो वाटर ऑन द क्लोथ। आप कपड़ों पे पानी फेंक दोगे। यूज फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करोगे। कवर द पर्सन विद वुलन ब्लैंकेट, या फिर पर्सन को वुलन ब्लैंकेट से कवर कर दोगे। कवर द पर्सन विद पॉलिथीन शीट, या फिर उसको पॉलिथीन शीट से कवर कर दोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, आप उसको वुलन ब्लैंकेट के साथ कवर कर दोगे, ठीक है। फर्स्ट में दिया है थ्रो वाटर ऑन द क्लोथ्स, ठीक है, आप पानी कपड़ों पे पानी फेंक दोगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि जो फायर है वो किस केस में लगी है, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी वाला केस है तो वहां पे वाटर जो है वो अपोजिट काम करेगा, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर का यूज आप डायरेक्टली किसी पर्सन पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। कवर द पर्सन विद पॉलिथीन, पॉलिथीन आपको पता है इजीली फायर को कैच करता है, ठीक है, तो वो स्किन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो पॉलिथीन शीट का भी आप यूज नहीं करोगे। वुलन ब्लैंकेट जो होते हैं वो बहुत कम है, वुलन ब्लैंकेट जो है उनकी कम कैपेसिटी होती है फायर के साथ
एक्सट्रैक्ट करने की, ठीक है, इसीलिए आप वुलन ब्लैंकेट का यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में इनमें प्रोसेस में इनमें कौन सा प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस नहीं किया जाता है? तो फर्मेंटेशन आपको प्रोसेस पता है जिसमें शुगर की हेल्प से ईस्ट की हेल्प से एनारोबिकली जो रेस्पायर करते हैं उसमें शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है अल्कोहल में, ठीक है, या फिर जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में, डो वगैरह बनाने में भी यूज होता है। तो इसमें चीज, मिल्क, योगर्ट और वाइन, इनमें से कौन सा है जो फर्मेंटेशन से नहीं बनता है? वो है मिल्क, ठीक है। चीज, योगर्ट और वाइन तीनों चीजें फर्मेंटेशन की हेल्प से बनाई जाती हैं, ठीक है, शुगर को कन्वर्ट करके अल्कोहल में या प्रोडक्ट्स में एनारोबिकली, एनारोबिक एनवायरनमेंट जिसमें आप ईस्ट का यूज कर सकते हो और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, डैश इज फुली सिंथेटिक फाइबर। इनमें से कौन सा है जो फुली सिंथेटिक फाइबर है? एक्राइलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन और रेयन, ठीक है। तो इसमें से जो फुली सिंथेटिक फाइबर है वो कौन सा होगा? पॉलिएस्टर। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट कैन बेस्ट बी यूज्ड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट कैन बी बेस्ट यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस। इनमें से कौन सा प्लास्टिक है जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस को बनाने के लिए सबसे बेनिफिशियल होता है? ठीक है, पीवीसी, पॉलीथीन, पीईटी, बेकलाइट। तो इसमें आपको पता होना चाहिए बेकलाइट जो है वो बेस्ट होता है प्लास्टिक जो स्विचेस वगैरह बनते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब होता है अगर आपने इसको किसी एक बार किसी शेप में मोल्ड कर दिया तो दोबारा से आप इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए बेकलाइट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लास्टिक माने जाते हैं, इसलिए इनका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, टेरेलिन इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ। इनमें से टेरेलिन जो है वो किस चीज का पॉपुलर फॉर्म है? पॉलिएस्टर, मोनोमर, प्लास्टिक और नायलॉन। तो टेरेलिन जो है वो पॉपुलर फॉर्म या टाइप आप बोल सकते हो किस चीज का होता है? पॉलिएस्टर का। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। इनमें से कौन से मेटल हैं जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं? ठीक है, अभी हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया HCl वाला जिसमें HCl के साथ वो रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसका भी सेम ही आंसर होगा, ठीक है। जो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सीरीज है, अबव वाले जो मेटल हैं वो रिएक्ट करते हैं, बिलो वाले रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें सिल्वर, आयरन, कैल्शियम एंड सोडियम ये तीनों ही रिएक्ट करेंगे। सिल्वर इसमें से जो है वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। फूड की जो कैंस है उसको टिन के साथ कोट किया जाता है ना कि जिंक के साथ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू टिन, ठीक है। वो एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयर है या जो गैसेस है उनके साथ इजीली रिएक्ट कर जाता है, जबकि टिन जो है वो इजीली रिएक्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन द ऑक्साइड फॉर्म्ड इज इन द नेचर। अगर सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें से कौन सा फॉर्म है नेचर का जो फॉर्म होगा? ठीक है, एल्केलाइन, मीडियम, न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक। सबसे पहले सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये प्रोड्यूस करता है सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, एसिड है तो इसका कौन सा नेचर होगा? एसिडिक नेचर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट मेक्स मेटल शाइन कॉल्ड। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल्स को शाइन के लिए आप यूज कर सकते हो? ठीक है, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस और लस्टर। मेलिएबल का मतलब होता है जिसमें आप मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हो शीट्स में, ठीक है। डक्टिलिटी का मतलब है जिसमें मेटल्स कन्वर्ट हो जाते हैं वायर्स में। सोनोरस का मतलब है ये साउंड से रिलेटेड है, उनकी साउंड कितनी होगी। और लस्टर वर्ड यूज होता है शाइनी के लिए, ठीक है, शाइनीनेस के लिए। तो यहाँ पे हमें शाइन का वर्ड बनाना था तो वो कौन सा होगा? लस्टर। क्वेश्चन नंबर 34, द एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ। किसी भी फ्यूल की जो एफिशिएंसी है, बर्निंग की जो कैपेसिटी है, उसको हम कौन सी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं? डेंसिटी, कैलोरीफिक वैल्यू, वॉल्यूम और प्योरिटी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हीट की एफिशिएंसी को बताता है किसी भी चीज की, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 35, द कलर ऑफ आउटर जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज। अभी हमने पढ़ा 3 जोन्स प्रेजेंट होते हैं कैंडल जब बर्न करती है, डार्क जोन, नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस, ठीक है, सॉरी ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। तो कलर ऑफ आउटर जोन, सबसे बाहर वाला जो जोन है उसका कलर कौन सा होता है? रेड। डार्क जोन का ब्लैक कलर होगा, जो बीच वाला जोन है उसका ब्लू कलर होगा, और सबसे आउटर जो जोन है वो कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू कंट्रोल फायर। इनमें से आप किस चीज का यूज कर सकते हो फायर को कंट्रोल करने के लिए? इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई को आप इंक्रीज कर दोगे, ये गलत है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो और ज्यादा फायर को बढ़ा देगा, ठीक है। इंक्रीज फ्यूल सप्लाई, उसमें फ्यूल और डाल दोगे, वो भी इंक्रीज करेगा। रिड्यूस द हीट सप्लाई, हीट की सप्लाई को आप रिड्यूस कर दोगे, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। रिड्यूस द नाइट्रोजन सप्लाई, नाइट्रोजन जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है हीट पे, तो अगर आप उसको ऐड करोगे, रिमूव करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, creation of wildlife reserve and endorsement of laws are conservative measures that promote increase। वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स जो है और एंडोर्समेंट ऑफ लॉज, जो भी लॉज बनाए गए हैं उसको कंजर्व करने के लिए मेजर प्रमोट, किस चीज को प्रमोट करता है वो? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीशीज, यूज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, यूज ऑफ बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स। तो ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स है, मतलब ये जो भी स्पीशीज खत्म होने वाली हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, उनको कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट इज नोन एज। कोई भी फर्टाइल लैंड है जिसमें आप क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो, जब वो कन्वर्ट हो जाता है डेजर्ट में मतलब इनफर्टाइल में, ठीक है, फर्टाइल लैंड जब इनफर्टाइल, जहां पे अब आप क्रॉप को ग्रो नहीं कर सकते हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जिसमें फर्टाइल लैंड कन्वर्ट हो जाएगा इनफर्टाइल लैंड में या डेजर्ट में, उस प्रोसेस को बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। फेमाइन का मतलब होता है स्कार्सिटी ऑफ फूड, ठीक है, जहाँ पे खाने की बहुत ज्यादा कमी हो गई हो। एसिड रेन जो है वो एसिड का प्रेजेंस होना किसमें? रेन में, ठीक है, और इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ड्रॉट होता है जहाँ पे नॉर्मल प्रेसिपिटेशन से ज्यादा या नॉर्मल जो रेनफॉल होता है उससे भी कम रेनफॉल अगर हो रहा है तो वो ड्रॉट वाली कंडीशंस आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्पीशीज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड डैश स्पीशीज। वो स्पीशीज जो आपको एक्सक्लूसिवली किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगी, दूसरे एरियाज में नहीं मिलेंगी, उन स्पीशीज को क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज फर्स्ट ऑप्शन में दिया। एंडेंजर्ड का मतलब होता है वो स्पीशीज जो आपकी जिनका नंबर बहुत ही कम रह चुका है और वो आने वाले टाइम में कभी भी खत्म हो सकती हैं, ठीक है। माइग्रेटिंग स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो जिनका कुछ टाइम के लिए जो माइग्रेट कर जाती हैं दूसरी जगह पे ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज की वजह से, ठीक है, अगर ज्यादा ठंड है उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो वो मूव कर जाते हैं कुछ टाइम के लिए गर्म जगह में, ठीक है। एक्सटिंक्ट का मतलब है वो स्पीशीज जो अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जो खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एनिमल लाइफ अकरिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन और टाइम इज नोन एज। एनिमल लाइफ जो एक पर्टिकुलर रीजन में कुछ टाइम के लिए रहती हैं उनको क्या बोलते हैं? एनिमल लाइफ पूछा तो एनिमल वर्ड जो है वो यूज होता है किस चीज में? फौना के लिए, ठीक है। फ्लोरा जो है वो यूज होता है प्लांट्स के लिए। बायोटा में दोनों बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स या आप लिविंग कंपोनेंट्स इसमें काउंट कर सकते हो, ठीक है। और स्पीशीज जो है वो क्या होती हैं? स्पीशीज ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जिसमें वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एनिमल लाइफ यहाँ पे पूछा है तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो है फौना। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने के लिए, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आपको पता है जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनकी कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो जिसकी वजह से नहीं हो रहा है, नॉट रिस्पॉन्सिबल? ओजोन लेयर, जेट प्लेन्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ये दोनों ही तीनों ही जो ऑप्शन है, ठीक है, ये क्या करते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन करते हैं, इंक्रीज करते हैं, या ग्रीन हाउस गैसेस में ही आते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है? जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना। यहाँ पे जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फियर में, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होता है ओजोन लेयर जो हमें प्रोटेक्ट करता है किस चीज से? यूवी रेस से।
तो यहाँ पे जो ओजोन है वो पॉल्यूटेंट नहीं माना जाएगा या रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑर्गेनली इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? इनमें से कौन सा ऑर्गेनली है जिसको सेल का पावर हाउस बोला जाता है, मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी? न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी एपरेटस। तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है क्योंकि वो एनर्जी का प्रोडक्शन कराता है। न्यूक्लियस जो है उसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जैसे कि डीएनए वगैरह, क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस, ठीक है, और इसके ऊपर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। गोल्गी एपरेटस का फंक्शन होता है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये तीनों ही पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं है। कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू ऑब्जर्व सेल? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेल लिखा है, मतलब सेल जो है वो कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक, जिनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वो कौन सा होगा? माइक्रोस्कोप। बैरोमीटर जो है वो एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। पेरिस्कोप का यूज किया जाता है सबमरीन सबमरीन में, और टेलीस्कोप का यूज किया जाता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, सॉरी 44, क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड सेल इन कॉर्क स्लाइसिस? कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार कॉर्क का जो स्लाइस है, कॉर्क का मतलब है जो आपका स्टेम होता है, स्टेम वाला पार्ट, जो डेड सेल्स अराउंड उसमें प्रेजेंट होते हैं स्टेम वाले पार्ट में, उसमें सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो सेल जो है वो डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। कौन से ईयर में? 1665 में। Question number 45, which of the following statement is incorrect about endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट, इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। मैंने अभी भी आपको बताया लिपिड सिंथेसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो पार्टिसिपेट करता है। इट इज इन्वॉल्व इन राइबोसोम सिंथेसिस, राइबोसोम्स को बनाने में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है, ठीक है। सिंथेसिस वैसे तो इसका न्यूक्लियोलस में होता है लेकिन उसके सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस का मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है वो हम बोलते हैं गोल्गी एपरेटस को। गोल्गी एपरेटस का काम होता है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। लास्ट है इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफाइंग द केमिकल्स, और केमिकल को डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स? इनमें से कौन सा है जो लाइसोसोम्स का फंक्शन नहीं है? सबसे पहले लाइसोसोम्स जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होते हैं, ठीक है, सेल के अंदर, जिनको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन, ठीक है। फैगोसाइटोसिस मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है, कोई भी पैथोजन है या कोई भी ऑर्गेनली खराब हो चुका है उसको वो पैक करने, उसको वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजन, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, डाइजेस्ट बर्न आउट सेल, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, पैथोजन से प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, बर्न आउट सेल जो सेल खराब हो चुके हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट, जो सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अमंग द फॉलोइंग विच सेल कैन बी सीन विद एन अनएडेड आई? इनमें से कौन सा सेल है जिसको आप नेक्ड आई से देख सकते हो, ठीक है, बिना माइक्रोस्कोप के? तो रेड ब्लड सेल, स्पर्म सेल, नर्व सेल, तीनों ही माइक्रोस्कोपिक हैं, इनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, लेकिन हेन्स एग, ठीक है, हेन का जो एग होता है उसको आप नेक्ड आई से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। राइबोसोम्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। राइबोसोम्स जो है वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं, ये गलत है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है सेल्स लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। सेल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होते हैं, ये भी गलत है। न्यूक्लियस सेल के अंदर लोकेटेड होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी गलत है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक अलग ऑर्गेनली है, न्यूक्लियस अलग ऑर्गेनली है। फोर्थ है सेल मेम्ब्रेन सराउंड द सेल। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल को सराउंड करने में हेल्प करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, इनमें से कौन सा है जो नॉन लिविंग पार्ट है सेल का, ठीक है। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल वॉल, ये तीनों ही लिविंग पार्ट आते हैं। लेकिन सेल वॉल जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है जो किसमें प्रेजेंट होगा, प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना होता है, सेलुलोज से, ठीक है। तो सेल वॉल जो है वो क्या होता है, नॉन लिविंग पार्ट है सेल का। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तीनों ही लिविंग पार्ट में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 50, कंबशन ऑफ ए सब्सटेंस रिलीज हीट एंड, जब आप किसी भी सब्सटेंस को कंबशन मतलब उसको बर्न करते हो तो उसमें से हीट के साथ साथ क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन, वुड, लाइट और वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, वुड भी नहीं होगा, वाटर भी नहीं होगा, क्या रिलीज होगा, लाइट, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने से साथ हीट के साथ साथ लाइट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। थैंक यू सो मच।